हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चन की बात करेंगे और उनकी व्याख्या करते हुए चलेंगे। आपको पता है कि हमने जो ये लगभग 1500-1800 क्वेश्चन की सीरीज चला रखी है, इसमें ये पार्ट 7वां है। इससे पहले पार्ट 6 वो अपलोड किए जा चुके हैं। उसकी प्लेलिस्ट के लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप वहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आए हुए क्वेश्चन में से लगभग 50 से 60% पेपर वो आता है। इससे आपकी वो तैयारी हो जाएगी। दूसरी, आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं आए हुए क्वेश्चन से। और ये हमने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हम सोल्व कर रहे हैं, जिनकी एग्ज़ाम अभी जनवरी 2020 में हुई थी। चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम हिंदी विषय का पेपर ले रहे हैं, जिसकी एग्ज़ाम 3 जनवरी 2020 को हुई थी। और इसका पहला क्वेश्चन अब आपके सामने है, शिक्षा मनोविज्ञान की। दोस्तों, आपको बताता हूँ कि हिंदी का पेपर है वो शानदार लेवल का आया था। आप देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा। इनके क्वेश्चन बहुत ही शानदार हैं। अगर आप वीडियो शुरू कर चुके हैं तो आप पूरा देखना लास्ट तक, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए उपयुक्त पद है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु की व्याख्या के लिए पहला है निश्चयात्मक, दो है संभावनापूर्णता, पूर्व नियतता और विकासशीलता। तो दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान के विषय वस्तु की व्याख्या की बात कर रहा है तो निश्चयात्मकता नहीं होगी, निश्चय नहीं होता है, ये निश्चय निश्चय पूर्व नियत भी नहीं होता है, संभावनापूर्ण भी नहीं होता है, ये एक विकासशील है। शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु है। व्याख्या के लिए सबसे उपयुक्त पद इन ऑप्शन में विकासशीलता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन 4। फिर इसके बाद, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है, उसका यह अधिगम व्यवहार किस अनुक्षेत्र में रखा जा सकता है? संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र, संज्ञानात्मक व भावात्मक अनुक्षेत्र, भावात्मक अनुक्षेत्र और भावात्मक व मनोगतिक अनुक्षेत्र। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक छात्र हिंदी कविता की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत कर लेता है तो उसका यह अधिगम व्यवहार है वो आलोचनात्मक व्याख्या बोल रहा है, तो ये संज्ञानात्मक होगा, मतलब ज्ञान उसका होगा, फिर यही आलोचनात्मक कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये राइट हो जाएगा, संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। अधिगम के विभिन्न सिद्धांत व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का, कौशल अधिगम में बुद्धि के योगदान का, संज्ञानपरक अधिगम में व्यक्तित्व की भूमिका का, और अधिगम घटित होने में अभिप्रेरणा के महत्व का। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है, अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का अधिगम के सिद्धांत है वो व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, अधिगम के उत्पन्न और व्यक्त होने की प्रक्रिया का। फिर बात करते हैं आगे, ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया के परिणाम स्वरूप समस्या समाधान पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था को प्रदर्शित करता है? संवेदीपेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसमें बात कर रहा है ठोस वस्तुओं पर आधारित मानसिक संक्रिया, ठोस वस्तुओं पर बोल रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड मूर्त संक्रियात्मक, क्योंकि ठोस वस्तुएं आपको दिख रही हैं, मूर्त रूप है उनका, तो मूर्त संक्रियात्मक ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फिर बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है? ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो यह सुनिश्चित करना, स्कूली शिक्षा में नव उदारवाद की अवधारणा को विकसित करना, और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना और कक्षा की गतिविधियों से जोड़ना। तो दोस्तों, इसमें आपको पता है कि एनसीएफ 2005 के जो मतलब नियम कह सकते हैं आप, उसमें ज्ञान को बाहर के जीवन से जोड़ना भी था, और पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त होने भी उसका लक्ष्य था, और परीक्षा को अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाना, या आप कह सकते हैं सीसी जो लागू की थी, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन जो कहते हैं हम उसको, वो भी एनसीएफ 2005 का हिस्सा ही थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड वो राइट हो जाएगा, ये इसका मतलब भाग नहीं था, स्कूली शिक्षा में नवोदारवाद की अवधारणा को विकसित करना। फिर है समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा है? समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण किसने कहा है? प्रोफेसर यशपाल ने, श्री जेपी नायक ने, VKRV राव ने, श्री गिज्जूभाई बघेका ने। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, प्रोफेसर यशपाल ने ये नाम लिया है, समानता, गुणवत्ता व परिमाण को भारतीय शिक्षा का दुर्ग्राह्य त्रिकोण का है प्रोफेसर यशपाल ने। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। ये आपको मतलब किसी बुक में नहीं मिलेगा, बहुत ही शानदार पेपर आया था हिंदी के अंदर, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे आए थे, लेवल बहुत बढ़िया था उनका। फिर है सीखने के लिए आकलन, सीखने के लिए आकलन बोल रहा है,
जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह महत्वपूर्ण उद्देश्य था। शिक्षा बिना बोझ के प्रतिवेदन 1993, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण प्रतिवेदन 2005। तो दोस्तों ये कथन मतलब किस चीज़ का था, कौन सी महत्वपूर्ण उद्देश्य, मतलब इन चारों में से किसका था? ये सीखने के लिए आकलन, जो सीखा है उसे छोड़ने की और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले और रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह कथन किसका है? तो ये दोस्तों एनसीएफ 2005 का कथन है। इसमें ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 का ये कथन है, सीखने के लिए आकलन, जो सीखा उसे छोड़ने और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। यह कथन एनसीएफ 2005 का है। फिर है निम्नलिखित का सही युग्म बताइए। उद्दीपक अनुक्रिया संबंधों की रचना, संकेत अधिगम, क्षेत्र सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम, और आगे दे रखा है कि इनका प्रतिपादक या समर्थक कौन था? कोहलर, कुर्तलेविन, थॉर्नडाइक और टोलमैन। अब आपको पता है कि क्षेत्र सिद्धांत है, क्षेत्र सिद्धांत है, वो सबको पता है कि क्षेत्र सिद्धांत है, वो कुर्तलेविन ने दिया था। और इसके अलावा एक उद्दीपक अनुक्रिया अब आप मिला लो, मतलब जो आते हैं उनको पहले आप मिला लिया करें, ताकि आपको पता है कि एक या दो आते हैं, उनसे भी ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाता है कि उसमें अगर वही ऑप्शन दे रखा हो तो हमको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ती इसमें। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि देखो, उद्दीपक अनुक्रिया संबंध है बोल दो, चाहे एसआर थ्योरी बोल दो। एसआर थ्योरी का मतलब है उद्दीपक अनुक्रिया या स्टिमुलेंस रिस्पॉन्स थ्योरी है, वो थॉर्नडाइक की थी। तो इसमें पहला है वो 3 से संबंधित हो जाएगा, पहला 3 से। फिर है संकेत अधिगम। संकेत अधिगम अगर आपको नहीं नाम सुना हो रहा है, क्योंकि संकेत अधिगम वो गेने ने मतलब ज़्यादा उसमें संकेत अधिगम गेने ने जो 8 प्रकार बताए थे उनमें सबसे पहला या सबसे सरल तो संकेत अधिगम ही था। लेकिन इसको आप छोड़ दे, पहले आपको आते हैं उनको मिला लें आप। क्षेत्र सिद्धांत है, ये कुर्तलेविन का था। अंतर्दृष्टि अधिगम आपको पता है कोहलर का था, तो ये बचेगा वो अपने आप टोलमैन का हो जाए। तो संकेत अधिगम वो टोलमैन का है। दोस्तों इसमें आप ए का क्या है 3, ए का 3 इस 2 ऑप्शन में, तो ये डिलीट हो जाएगा अपने आप, तो पहला और 2 में। फिर ब है वो 4, तो ब में 4 यही है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें राइट हो जाएगा। संकेत अधिगम है टोलमैन का, क्षेत्र सिद्धांत है कुर्तलेविन का, अंतर्दृष्टि अधिगम है कोहलर का। फिर बात करते हैं संज्ञान का अर्थ है कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। कर्म कार्य के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, और भाषा और संप्रेषण के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना। दोस्तों क्या शानदार ऑप्शन दिए हैं, सभी में कन्फ्यूजन करने की एकदम कोशिश की गई है शानदार तरीके से। तो इसमें संज्ञान का अर्थ बोल रहा है, संज्ञान है कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। कर्म या कार्य व भाषा के माध्यम से स्वयं और दुनिया को समझना है संज्ञान। फिर अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है अस्मिता, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। तो दोस्तों इसमें है किशोरावस्था, अस्मिता के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है? अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। आपको पता है कि शाब्दिक तो हम मुँह से बोलते हैं, वो तो शाब्दिक में आ जाएगा, और अशाब्दिक में आते हैं गर्दन हिलाकर या हाव भाव से जो हम संप्रेषण करते हैं वो अशाब्दिक में आता है। तो संकेतन करना ये भी अशाब्दिक है, चेहरे से व्यक्त करना ये भी अशाब्दिक ही होता है, चेहरे से व्यक्त करना, और स्पर्श से भेद करना, हम मतलब हाथ को लगाकर संप्रेषण करते हैं, वो अशाब्दिक संप्रेषण में आता है। और एक है जानबूझकर मुस्कुराना, मुस्कुराना भी अगर हम संप्रेषण माने तो अशाब्दिक में ही आता है, क्योंकि हम उससे बोल तो नहीं रहे हैं। तो इसमें ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया, क्योंकि इसमें चारों ही अशाब्दिक के लग रहे हैं, तो ये प्रश्न आरपीएससी ने डिलीट कर दिया। फिर है निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है? संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व बोल रहा है संप्रेषक, संदेश, गंतव्य और संदर्भ। तो संप्रेषण प्रक्रिया का तत्व नहीं है गंतव्य, ऑप्शन नंबर 3 इसमें हो जाएगा गंतव्य। संप्रेषक वो होता है जो मतलब मैसेज को भेजता है, वो संप्रेषक हो गया। जो संदेश होता है फिर उसको ले जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, फिर प्राप्त करता आता है, फिर उसको प्रतिपुष्टि मिलती है, मतलब वो पढ़कर अगर उसको अर्थ को समझा देता है और वापस फीडबैक देता है, वो सबसे लास्ट में आता है। तो गंतव्य है ये नहीं होता है इसमें। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक संप्रेषण का प्रकार नहीं है? स्व संप्रेषण, वेद्य संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा वेद्य संप्रेषण है, ये संप्रेषण का एक प्रकार नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। स्व संप्रेषण, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण और लोक संप्रेषण ये संप्रेषण के प्रकार हैं, और वेद्य संप्रेषण इसका कोई प्रकार नहीं है।
फिर ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, सिद्धांत है। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो, मतलब खुद खुद के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसकी बात कर रहा है कि यह सिद्धांत कौन सा है, ह्यूरिस्टिक विधि, प्रदर्शन विधि, क्रिया विधि या साक्षात्कार विधि। तो दोस्तों इसमें आपको पता है कि ह्यूरिस्टिक विधि का अर्थ ही है कि मैं खोजता हूँ, तो ह्यूरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रॉन्ग की दी हुई आपको पता है सबको। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हो जाएगा ह्यूरिस्टिक विधि। ज्ञान तभी उपयोगी है जब वह स्वयं के निरीक्षण के द्वारा प्राप्त किया गया हो। आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है, आभासी अनुभव किसके माध्यम से बेहतर दिया जा सकता है, प्रतिमान, क्षेत्र भ्रमण, स्वयं करके सीखने का अनुभव और कंप्यूटर या संगणक। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, कंप्यूटर या संगणक है, ये आभासी अनुभव है। आभासी अनुभव के मतलब कंप्यूटर के माध्यम से आभासी अनुभव प्रदान किए जाते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन मुद्रित सामग्री का एक प्रकार नहीं है, मुद्रित सामग्री का बोल रहा है, एनसाइक्लोपीडिया, बुलेटिन, अनुशिक्षिकीय और कैटलॉग। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड है अनुशिक्षिकीय, ये मुद्रित सामग्री का प्रकार नहीं है, अनुशिक्षिकीय। फिर निम्न में से कौन प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यय का प्रकार नहीं है, प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यय का, योजना विधि, व्याख्यान विधि, अनुवर्ग शिक्षण और पाठ प्रदर्शन। तो दोस्तों इसमें योजना विधि है वो प्रभुत्ववादी अनुदेशनात्मक आव्यय का प्रकार नहीं है, योजना विधि, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्योंकि आपको पता है कि प्रभुत्ववादी वो है जिसमें शिक्षक को वो ज़्यादा प्रभाव रहता है, तो व्याख्यान विधि में भी और पाठ प्रदर्शन में भी आपको पता है कि प्रदर्शन वो शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और अनुवर्ग शिक्षण में भी आगे आगे शिक्षक बोलता है फिर पीछे पीछे बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। तो योजना विधि है उसमें प्रभुत्ववादी नहीं होती है, बाकी ये तीनों है वो प्रभुत्ववादी होते हैं, मतलब जिसमें शिक्षक वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम एवं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है, कक्षा शिक्षण के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षित नहीं है, शिक्षक चर, छात्र चर, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम और परिस्थितिगत चर। तो दोस्तों आप सबको पता है कि इसमें तो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो हो जाएगा, विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम है उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है कक्षा कक्ष के अंदर, उसकी कक्षा कक्ष की परिस्थिति और मतलब बालक और शिक्षक यही इंपॉर्टेंट होते हैं इसमें, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसमें। फिर है किसे अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता, अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता, दोस्तों नहीं की बात कर रहा है, नहीं। तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट है छात्र किसी पुरस्कार की इच्छा द्वारा अनुप्रेरित होता है, छात्र अपने आकांक्षा स्तर को अपने आत्म संप्रति के अनुसार निर्धारित करता है, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, अपेक्षित मानदंडों के अनुसार छात्र अपने व्यवहार को टालने की चिंता व्यक्त करता है। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है किसी अहम ग्रस्त छात्र की विशेषता के रूप में नहीं माना जा सकता, नहीं माना जा सकता बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्राप्त करता है, मतलब प्रदर्शित करता है। तो लक्ष्य की प्राप्ति हेतु छात्र अपेक्षित तल्लीनता प्रदर्शित करता है, वो अहम केंद्रित के अंदर नहीं आता है, ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा। फिर सही मिलान कीजिए, संज्ञानवादी अवधारणा और मुख्य प्रवर्तक, अभिग्राही अधिगम, सतही व गहन उपागम, स्वनियमित अधिगम, और प्रवर्तक दे रखे हैं बेरी जिमरमैन, पियाजे और आशुबेल। तो दोस्तों इसमें आपको और एक और है विकासवादी सिद्धांत पर आधारित अधिगम, और इधर दया में है प्रवर्तक है फेरेंस मर्टन। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट है, फर्स्ट के अंदर श है, मतलब अभिग्राही अधिगम वो आशुबेल का है, और दो में द है सतही व गहन उपागम वो फेरेंस मर्टन का है, दोस्तों एकदम नया क्वेश्चन है ये। और थर्ड में स्वनियमित अधिगम वो बेरी जिमरमैन का है, और विकासवादी सिद्धांत विकासात्मक सिद्धांत आपको पता है कि जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। तो चार के अंदर ब है, और चार में ब आप देखेंगे तो आपको पता है कि चार में ब सीधा एक ही ऑप्शन में है, मतलब सेकंड ऑप्शन में ही चार में ब दे रखा है, तो आपको अगर एक भी आता है चार में से तो भी आपका क्वेश्चन है वो सही हो जाता है, इसलिए आप क्वेश्चन को देख के ना छोड़ें, उसको पूरा पढ़ें, क्या पता आपका सही हो जाए। फिर क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है, पर्यावरण का, व्यक्ति का, अवबोध का और समायोजन का। क्षेत्र सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना बोल रहा है, संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची है। तो दोस्तों संज्ञानात्मक पर्यावरण सिद्धांत के अंतर्गत संज्ञानात्मक संरचना पर्यायवाची होती है पर्यावरण की। फिर एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को किस प्रकार की पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए, उदार पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, लचीली पाठ्यचर्या जो कमजोर विद्यार्थियों को सुलभ हो, उन्नत पाठ्यचर्या जो प्रतिभावान विद्यार्थियों को सुलभ हो,
और सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो। तो दोस्तों आपको पता है कि आपको बी पॉजिटिव होके मतलब पॉजिटिव सोच के साथ आंसर देना है साइकोलॉजी के अंदर। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप सबको पता है कि इन ऑप्शनों को देख के ये ऑप्शन नंबर चौथा है वही सही लग रहा है। तो सार्वभौमिक पाठ्यचर्या जो सभी विद्यार्थियों के लिए सुलभ हो, ये एनसीएफ 2005 के अनुसार स्कूलों को मतलब पाठ्यचर्या अपनानी चाहिए थी, ये बात इसमें बोली गई है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। यह कथन किस परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करता है? व्यवहारात्मक परिप्रेक्ष्य का, रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का, संज्ञानात्मक परिप्रेक्ष्य का और भावात्मक परिप्रेक्ष्य का। दोस्तों इसमें बोल रहा है सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है। सीखना, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का ये उदाहरण है। सीखना ज्ञान के निर्माण की एक प्रक्रिया है, यह रचनात्मक परिप्रेक्ष्य का उदाहरण है। दोस्तों ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, वो आरपीएससी ने जो आंसर की जारी की थी ऑथेंटिक आंसर की, उसके आंसर है। तो आप इस पर विश्वास कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। जो आपको नहीं है उनको आप एक पेपर में नोट कर लेना, ताकि एग्जाम से पहले आपको उनको मतलब दोहरा सको, वो आपको याद हो सकें। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब सत्य है, ये बात बोल रहा है कि केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, केवल सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए, और ना तो सामाजिक और ना ही सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, दोनों सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। फिर है सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण किस प्रतिमान का मुख्य उद्देश्य है? सार्थक शाब्दिक अधिगम, सूचना प्रक्रम प्रतिमान, सहकारी अधिगम प्रतिमान, वैज्ञानिक परीक्षा प्रतिमान और उन्नत संगठन प्रतिमान। तो दोस्तों इसमें उन्नत संगठन प्रतिमान है, उन्नत संगठक प्रतिमान है, वो सार्थक शाब्दिक अधिगम व धारण का उद्देश्य है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, उन्नत संगठक प्रतिमान। फिर है मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं, मूडल, ब्लैकबोर्ड और एडेक्स। मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के लिए भारतीय माध्यम है स्वयं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, स्वयं। दोस्तों ये मेसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का क्वेश्चन इससे पहले भी आया है। आपको पता है कि कौन सी सब्जेक्ट में आया था ये मेरे ध्यान में, लेकिन ये हमने पहले भी 2 पेपरों में आ चुका है मेसिव ओपन ऑनलाइन। एक में तो इनकी फुल फॉर्म पूछी थी और एक में ये क्वेश्चन हो रहा था, और इसमें ये आया है कि कौन सा के लिए भारतीय माध्यम है। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है स्वयं। निम्नलिखित में से कौन प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है? अदा, प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि और अध्ययन। प्रणाली के पहलू का तत्व नहीं है, अदा, प्रक्रिया, प्रतिपुष्टि और अध्ययन। तो दोस्तों अध्ययन है वो प्रणाली का मतलब तत्व नहीं होता है, अदा, प्रदा और प्रक्रिया ही होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, अध्ययन। फिर निम्नलिखित में से किसे एक प्रणाली के रूप में नहीं देखा जा सकता? विद्यालय, पुस्तकालय, मूल्यांकन और प्रशासन। तो दोस्तों इसको आरपीएससी ने क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है, स्टार लगा दिया है, इसका आंसर नहीं बताया है, इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया है। फिर साक्षात मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा आईसीटी सूचना एवं संप्रेषण तकनीक पर लाई गई एक किताब है, एक परियोजना है, एक अभियान है, एक वन स्टॉप पोर्टल है। तो दोस्तों ये एक वन स्टॉप पोर्टल है, साक्षात मानव संसाधन है, साक्षात है वो वन स्टॉप पोर्टल है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, वन स्टॉप पोर्टल। फिर सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी द्वारा शिक्षा एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य नहीं है मतलब सत्य कथन बोल रहा है? ई विषय वस्तु का उत्पादन, जैविक उपस्थिति प्रमाण, विद्यालय को तकनीकी क्षेत्र में बाहर रखना और किताबी ज्ञान को समाप्त करना। तो दोस्तों इसमें है ई विषय वस्तु का उत्पादन, सत्य कथन बोल रहा है, असत्य नहीं है मतलब सत्य कथन है। तो ई विषय वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे आज हिंदी विषय के 30 क्वेश्चन जो आरपीएससी की एग्जाम के अंतर्गत आए थे। उम्मीद आपको पसंद आया होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि 1500 से 1800 क्वेश्चन बहुत होते हैं आपकी रीट की तैयारी के लिए। साइकोलॉजी के अंतर्गत 1800 क्वेश्चन आप अगर आए हुए कर लेंगे तो आपको पता है कि 1800 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं और आपकी तैयारी में एकदम मील का पत्थर साबित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।